तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका को स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और फर्स्ट नंबर में क्या है, एशिया है। और एशिया में अगर कंट्रीज़ की बात करें जो यूनाइटेड नेशंस के साथ मेंबर स्टेट हैं वो हैं टोटल 54। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो डिपेंडेंट हैं और कुछ डिस्प्यूटेड हैं। अब पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें तो अफ्रीका जो है पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट कॉन्टिनेंट्स में से आता है। 2012 का हमारे पास डेटा है जब इसका जो एवरेज एज था या ये कहें कि मीडियन एज था वो कितना था, 19 ईयर्स का था। तो यानी कि अभी 20s में ये अफ्रीका होगा। और वर्ल्ड वाइड उस टाइम पे जो एवरेज एज थी, मीडियन एज, वो कितना था, अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स। यानी कि काफ़ी इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंस है। इंडिया का अगर बात करें तो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो एवरेज एज है वो 28 समथिंग ईयर्स है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अफ्रीका जो है यंगेस्ट कॉन्टिनेंट्स में से आता है। अब एक बार आपको ये जो सीक्वेंस है पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज सॉरी, ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। तो अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो एशिया ऑब्वियसली नंबर 1 है, देन अफ्रीका हो गया, उसके बाद यूरोप हो गया, यूरोप के बाद इधर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ केवल साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए ही साइंटिस्ट रहते हैं। अब एरिया वाइज अगर बात करें तो एशिया एरिया में भी नंबर 1 है और अफ्रीका नंबर 2 है। तो ये वाली बात यहाँ दोनों जगह सेम आ रही है। उसके बाद जैसे यहाँ नॉर्थ साउथ था तो यहाँ भी नॉर्थ साउथ है। उसके बाद अंटार्कटिका होगा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया एरिया का सीक्वेंस। चलिए अब आगे बात स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। अब हमें देखने हैं उन कंट्रीज़ के नाम जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि प्राइम मेरिडियन भी कहाँ से गुजर रहा है। तो देखिए सबसे पहले उन कंट्रीज़ की बात करते हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो सबसे पहले है वेस्टर्न सहारा। तो आप देखिए ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ये वेस्टर्न सहारा है, ठीक। वेस्टर्न सहारा के बाद है मॉरिटानिया। ये आप जो कंट्री देख रहे हैं ये हो गया मॉरिटानिया। मॉरिटानिया के बाद नेक्स्ट जो कंट्री है दैट इज़ माली। तो ये जो आप कंट्री देख रहे हैं ये है माली। माली के बाद नेक्स्ट है अल्जीरिया। तो आप ये जो कंट्री देख रहे हैं बिल्कुल अफ्रीका के नॉर्थ में, ये हो गया अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद नेक्स्ट है नाइजर। तो आप ये देख सकते हैं नाइजर को, ये हो गया नाइजर, ठीक। तो इक्वेटर को आप देखिए ध्यान से, सॉरी कैंसर को। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इस तरीके से इनसे पास हो रही। तो नाइजर वैसे देखने में लगता है कि शायद टच नहीं कर रहा, बट एक्चुअली में टच कर रहा है। तो मैं नाइजर को थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ जिससे कि टच करता हुआ दिख जाए, ठीक। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है दैट इज़ लीबिया। तो आप देख सकते हैं ये रहा लीबिया, ये हमने इसको ओवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इजिप्ट, ये रहा इजिप्ट। तो इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस याद करना है। वेस्टर्न सहारा, उसके बाद मॉरिटानिया, उसके बाद माली, ग्रुपिंग करके आप एक ग्रुप ये अपना हो गया। फिर उसके बाद ANL E, ठीक है। तो इसमें हो गया अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद फिर नाइजर हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ग्रुप करके याद कर लेंगे। अब बात करते हैं उन कंट्रीज़ की जहाँ से इक्वेटर पास होता है। तो इक्वेटर देखिए सबसे पहले पास होता है गैबन से। तो ये जो आप छोटा सा कंट्री देख रहे हैं ये है गैबन, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप जो देखेंगे कंट्री इक्वेटर पास होता है कॉन्गो से। तो ये रहा कॉन्गो, ये कॉन्गो के बाद नेक्स्ट है DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये मैंने ये बना दिया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है युगांडा। तो आप देख सकते हैं ये रहा युगांडा, लेक विक्टोरिया से इसकी बाउंड्री यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट है केनिया। तो केनिया आप देख सकते हैं ये वाला जो कंट्री है दैट इज़ केनिया। और केनिया के बाद है फिर सोमालिया, ये सोमालिया, ये हॉर्न लाइक शेप में है ये, ठीक। तो हमने देख लिया उन कंट्रीज़ को जहाँ से इक्वेटर पास होता है। तो देखिए इसको भी हम ग्रुप में इसको ग्रुप बना करके अगर याद करें तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, गैबन आ जाएगा, कॉन्गो आ जाएगा, DRC हो गया। तो एक तो हो गया GCD, है ना। फिर उसके बाद युगांडा, केनिया और सोमालिया यानी UKS। तो इस तरीके से GCD और UKS, तो टोटल 6 कंट्रीज़ इक्वेटर है जहाँ से इक्वेटर पास करता है 6 कंट्री से, और 7 थे जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ठीक। अब बात करते हैं उन 4 कंट्रीज़ की जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। तो इसमें सबसे पहले है नामीबिया, ठीक। तो भाई साहब ये है नामीबिया। नामीबिया के बाद नेक्स्ट है बोत्सवाना, तो ये रहा बोत्सवाना। बोत्सवाना के बाद नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, ये रहा साउथ अफ्रीका। और नेक्स्ट है मोज़ाम्बिक, तो भाई ये रहा मोज़ाम्बिक, ये रहा मोज़ाम्बिक, ठीक। तो इस तरीके से ये 4 कंट्रीज़ हो गई। तो इनको भी अगर ग्रुप में लिखें तो ये NBSM, ठीक है, NBSM। तो इस तरीके से हमने सारी कंट्रीज़ देख ली जहाँ से कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न पास होता है। अब बात करते हैं उन कंट्रीज़ की जहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं या जिसको ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, ये पास होती है। तो काफ़ी टाइम तक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड किसको माना जाए ये डिसाइड नहीं था। तो हर कंट्री अपने अपने जो कैपिटल है वहाँ से जो मेरिडियन पास करता था, वहाँ से जो लॉन्गिट्यूड पास करता था उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बना रखा था। लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फाइनली 1884 में ये डिसाइड किया गया कि भाई जो ग्रीनविच लैब है इंग्लैंड की, और वहाँ के ट्रांजिट इंस्ट्रूमेंट में ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे एक कहना चाहिए टेलीस्कोप है, ये एक टेलीस्कोप है और इसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छा है। तो ये टेलीस्कोप जहाँ रखा हुआ है जिस लैब में, उसको बोला गया कि यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है दैट इज़ स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, और इसको बोला गया प्राइम मेरिडियन, ठीक। तो अब प्राइम मेरिडियन जो है लंदन के ग्रीनविच लैब से होकर के पास होगी। तो मान लीजिए कि यहाँ कहीं लंदन का ग्रीनविच लैब है। इसके बाद अब हमको देखना है कौन कौन से कंट्रीज से ये पास होता है। तो अगर यूरोप की बात करें तो यूके के अलावा फ्रांस हो गया, फ्रांस के बाद स्पेन हो गया, इन दोनों से पास करता है। फिर अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है, अल्जीरिया है। अल्जीरिया के बाद नेक्स्ट क्या है, माली। माली के बाद फिर क्या है, बुर्किना फासो। उसके बाद 2 कंट्रीज आप देख सकते हैं, ये रहा टोगो और ये रहा घाना, ठीक, टोगो घाना। तो इस तरीके से अफ्रीका में टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो ये हो गया अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, AMBTG, ठीक है। तो ये हो गया भाई प्राइम मेरिडियन के लिए। अब क्योंकि जो अफ्रीका है इसको यूरोपियंस का अफ्रीका से जो इंटरेक्शन है वो एशिया के बाद हुआ, और वहाँ की जो पॉपुलेशन मैक्सिमम है वो कैसी है, निग्रो कैटेगरी वाली है। उनका स्किन कलर जो ब्लैक होता है, और यहाँ फॉरेस्ट का कवर भी अच्छा खासा मिलता है। तो इन सब वजहों से इसे क्या बोला गया, इसको बोला गया डार्क कॉन्टिनेंट या ब्लैक कॉन्टिनेंट। अब हम बात करते हैं इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। तो देखिए अफ्रीका जो है ये यूरोप को ऑलमोस्ट टच करता है एक जगह से, और एशिया को टच करता है ऑलमोस्ट 2 जगह से, ठीक। अब वो जगह कौन कौन सी हैं यहाँ देखते हैं।
तो देखिए 3 आपको लोकेशंस का नाम याद रखना है। नंबर 1 है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। नंबर 1 क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। नंबर 2 क्या है? स्वेज कैनाल। और नंबर 3 क्या है? स्ट्रेट ऑफ बाब अल मांदेब। ठीक, तो देखिए ये तीनों जो मैंने आपको लोकेशंस बताई हैं, ये तीनों लोकेशंस वाटर बॉडी को कनेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? वाटर बॉडी को कनेक्ट करती हैं। और लैंड बॉडी को क्या करती हैं? सेपरेट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लैंड बॉडी हो गई, ठीक, और ये क्या है? वाटर बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि वाटर बॉडी क्या है? कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अगर जिब्राल्टर की बात करें तो जिब्राल्टर सेपरेट करता है किसको? स्पेन को मोरक्को से। तो देखिए मोरक्को कहाँ है? मोरक्को नीचे है और स्पेन कहाँ है? ऊपर है। और ये कौन सी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है? तो ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से। तो अटलांटिक ओशियन किधर है? इधर है। और मेडिटेरेनियन सी किधर है? इधर है। अब आप यहाँ इसको मैप में देखें, ये रहा मैप। तो आप देख सकते हैं ये रहा स्पेन और ये रहा मोरक्को। ये है स्पेन और ये क्या है? मोरक्को। ठीक, और यहाँ पे और थोड़ा इलाज अगर करें, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं ये इनका जो लैंड बॉडी है ये सेपरेट हो रहा है और जो वाटर बॉडी है वो क्या है? कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है? ये अटलांटिक ओशियन हो गया और ये क्या है? ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है स्पेन को मोरक्को से और कनेक्ट कर रहा है किसको? अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से। ये रहा अटलांटिक ओशियन और ये रहा मेडिटेरेनियन सी। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट देखा जाए तो देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। ये कंट्री है, इसका नाम है जॉर्डन, और एक कंट्री इधर है, इसका नाम है इजिप्ट। यहाँ से इधर से कहीं से स्वेज कैनाल पास होता है। तो ये जो कैनाल है ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? ये कैनाल कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरेनियन सी को किससे? रेड सी से। इन दोनों को तो क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। और सेपरेट किसे कर रहा है? इजिप्ट को जॉर्डन से। ठीक, तो ये हो गया अपना दूसरा लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन क्या था? फर्स्ट लोकेशन था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और सेकेंड लोकेशन क्या था? स्वेज कैनाल। ठीक, अच्छा भाई, अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्वेज कैनाल के बारे में एक बात यहाँ पे दी है कि भाई ये जो है इसको डिज़ाइन किसने किया था? लेसेप्स ने किया था। इंजीनियर एफडी लेसेप्स ने किया था। ठीक, अच्छा, अब तीसरे लोकेशन की बात करते हैं। तो तीसरा लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मांदेब। तो बाब अल मांदेब जो है यहाँ देखेंगे हम, ये देखिए, तो ये कंट्री है यमन, ये कंट्री है यमन, और यहाँ एक छोटा सा कंट्री है जिबूती। जिबूती के इस तरफ इरिट्रिया है और इस तरफ सोमालिया है। ठीक है, यहाँ पे सोमालिया है और बीच में जिबूती है। और जिबूती और यमन ये देखिए यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं। तो इसी लोकेशन को क्या बोलते हैं? बाब अल मांदेब। और ये कनेक्ट कौन सी वाटर बॉडीज़ को कर रहा है? तो एक तो है गल्फ ऑफ अदन, एक तो क्या है? गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, और दूसरा क्या है? रेड सी। तो इन दोनों को ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो ये तीन हमने इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख लिए और ये लोकेशंस किन वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही हैं और किन्हें सेपरेट कर रही हैं ये भी देख लिया। तो देखिए इसको आप इस तरीके से भी आप लिख करके इसको याद करें तो अच्छा रहेगा। आप सीक्वेंस ही बना लें। सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी था, उसके बाद रेड सी था, उसके बाद गल्फ ऑफ अदन था, है ना। फिर अगर कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें स्पेन था और इस तरफ मोरक्को था, स्पेन मोरक्को। और इधर की बात करें तो यहाँ पास ये देखिए, ये वाला जॉर्डन हो गया और इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया और इजिप्ट हो गया। फिर यहाँ देखिए ये यमन हो गया और जिबूती हो गया। तो यमन के लिए हम वाई कर देते हैं, जिबूती। थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा। यहाँ अटलांटिक सी है, यहाँ मेडिटेरेनियन सी है,
यहाँ रेड सी है और यहाँ गल्फ ऑफ अदन है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो फर्स्ट लोकेशन क्या है, जिब्राल्टर वाला हो गया। सेकंड लोकेशन क्या हो गया, स्वेज कैनाल वाला हो गया। थर्ड लोकेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया बाब अल मांदेब। यहाँ पे किसको कनेक्ट कर रहा है, स्पेन को मोरक्को से कनेक्ट कर रहा है, जॉर्डन को इजिप्ट से कनेक्ट कर रहा है, यमन को जिबूती से कनेक्ट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है सॉरी, ठीक। और कनेक्ट किसे कर रहा है, अटलांटिक को मेडिटेरेनियन सी से, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ये मेडिटेरेनियन को रेड सी से कनेक्ट कर रहा है और ये रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से कनेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया, इन इम्पॉर्टेंट 3 लोकेशंस के बारे में हमने देख लिया। यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ बनी हुई है, जिब्राल्टर है, स्पेन मोरक्को, और स्वेज है, जॉर्डन इजिप्ट, बाब अल मांदेब, यमन जिबूती, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम एक बार अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका एक सिंपल मैपिंग और ओरिजिनल मैपिंग जो है उसको देख लेते हैं। तो पहले सिंपल मैपिंग देखते हैं, पहले हम सिंपल मैपिंग देखते हैं। तो देखिए सिंपल मैपिंग में सहारा डेजर्ट जहाँ फैला हुआ है, हम उन कंट्रीज़ को ज़रा एक बार देख लें। तो उन कंट्रीज़ को इस तरीके से आप देख सकते हैं, मत ले, है ना। तो मत ले में जो है तो ये हो गया मत, मॉरिटानिया, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ले में था लीबिया और इजिप्ट, मॉरिटानिया, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ले में क्या था, लीबिया और इजिप्ट। और यहीं पे मॉरिटानिया और अल्जीरिया के साथ साथ यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न सहारा और मोरक्को, वेस्टर्न सहारा और मोरक्को, ये हो गया भाई। फिर इसके बाद इनके नीचे है MNCS, MNCS। तो MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज है ना। MNCs में M का मतलब क्या है, माली है, N का मतलब नाइजर है और C का मतलब चैड, ठीक है भाई। अच्छा, S का मतलब क्या है, सूडान, S का मतलब सूडान। तो अब ये हमने नॉर्थ साइड की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं सारी, इनको देख लिया। अब यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इनको ज़रा देखते हैं। तो देखिए माली से अटैच्ड एक कंट्री है, इसका नाम क्या है, सेनेगल। ये हो गया हमारा सेनेगल। सेनेगल से अटैच एक कंट्री है, इसका नाम है गैम्बिया, ठीक है भाई, ये अपना हो गया गैम्बिया। फिर आगे बात करें, सेनेगल के साथ में जस्ट उसके बिल्कुल साइड में ये देखिए कंट्री है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है गिनी। इसका नाम क्या है, गिनी। सेनेगल के बगल में गिनी, गिनी के बगल में कोटे डी आइवरी, कोटे डी आइवरी। उसके बाद फिर क्या है, घाना। उसके बाद क्या है, टोगो। उसके बाद क्या है, बेनिन। और बेनिन के बाद क्या है, नाइजीरिया। तो जो पहले एक सीक्वेंस में आ रहे हैं उनको एक बार देखा जाए। सीक्वेंस में आ रहा है सेनेगल, ये हो गया, थोड़ा कलर चेंज कर लें, सेनेगल हो गया। फिर उसके बाद सीक्वेंस में आ रहा है गिनी, फिर उसके बाद सीक्वेंस में आ रहा है कोटे डी आइवरी, उसके बाद सीक्वेंस में आ रहा है घाना, घाना के बाद सीक्वेंस में आ रहा है टोगो, टोगो के बाद बेनिन, बेनिन के बाद नाइजीरिया। ये हो गए एक सीक्वेंस वाले छोटे छोटे कंट्री, ठीक। नाइजीरिया हालांकि बड़ा है। इसके बाद देखिए, अब ये हमारा क्योंकि क्या है, ये हैंडमेड डायग्राम है, अभी ओरिजिनल डायग्राम भी देखेंगे। अब छोटे छोटे कंट्रीज़ को देख लेते हैं। तो एक तो हो गया ये बिसाऊ, क्या है ये, बिसाऊ। बिसाऊ के बाद SL का मतलब क्या है यहाँ पे, सिएरा लियोन। और L का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइबेरिया। L का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइबेरिया, साइबेरिया नहीं है, लाइबेरिया, है ना। तो ये हो गई छोटी छोटी कंट्रीज़। तो भाई ये हमने एक माइंड मैप जैसा बनाने की कोशिश की। तो आप इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके याद करें। पहले ऊपर की उन कंट्रीज़ को देख लें जहाँ पे सहारा जो डेजर्ट है वो फैला हुआ है ना। तो उन कंट्रीज़ को हमने क्या बोला, उन कंट्रीज़ को बोला मतले MNC, मतले MNC, है ना। तो ये हो गई सहारा डेजर्ट वाली कंट्री। फिर छोटी कंट्रीज़ हमने देख ली। अब देखिए एक्चुअल डायग्राम कैसा है, ये रहा, ठीक, ये है एक्चुअल डायग्राम। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अल्जीरिया जो है ये काफ़ी बड़ी कंट्री है, ये तो जो मतले था वो अब कौन सा है अपना है, तो ये रहा अपना मॉरिटानिया, तो अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ले में ये रहा लीबिया, ये रहा इजिप्ट, ठीक है भाई।
MNCs में क्या है, ये बिल्कुल देखिए सीक्वेंस में आ रही, माली, नाइजर, चैड और सूडान, ठीक है भाई। और जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनको सीक्वेंस में जैसे देखें तो सबसे पहले सेनेगल था, ये रहा हमारा सेनेगल। सेनेगल के बाद फिर था गैम्बिया। गैम्बिया के बाद गैम्बिया के बाद गिनी था, और गैम्बिया गिनी के बीच में ये गैम्बिया और गिनी, ये हमारी गैम्बिया है इस तरह ग्रीन कलर का, और ये गिनी है। तो इनके बीच में छोटा सा क्या है, बिसाऊ, ये बिसाऊ है, ये है बिसाऊ, ठीक है भाई। अच्छा, फिर गिनी के बाद फिर क्या है, ये रहा सिएरा लियोन। फिर उसके बाद सिएरा लियोन के बाद क्या है, लाइबेरिया यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ कोटे डी आइवरी। उसके बाद घाना, घाना के बाद टोगो, टोगो के बाद बेनिन, बेनिन के बाद नाइजीरिया। तो ये हो गई भाई छोटी छोटी कंट्रीज़। अभी हमने अफ्रीका का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको एक्सप्लोर किया। अब हम अफ्रीका का जो साउथ वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। अच्छा, वेस्टर्न सहारा और मोरक्को ये इधर है ही। अब साउथ वाले पार्ट को भी इसी तरीके से मैंने इसको एक सिंपल डायग्राम से बनाया है। तो देखिए पहले जो कंट्रीज़ ना एक सीक्वेंस में आती है उनको देख लेते हैं। तो देखिए एक है कैमरून, ये रहा कैमरून। फिर उसके बाद सेंट्रल कार है। कैमरून के बाद क्या है, कैमरून किससे आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और कार कहाँ चली गई, साउथ सूडान। अब साउथ सूडान के बाद ये देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका है अपने पास, है ना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये कैसा है, हॉर्न वाला पार्ट है। तो इसमें मेनली क्या आता है, इसमें एक तो आ गया ये सोमालिया, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, इथियोपिया। और यहाँ पे क्या आ गया, जिबूती। और इस तरफ यहाँ पे क्या है, इरिट्रिया, ठीक है भाई। तो ये वो कंट्रीज़ हमने देख लिया जो एक लाइन से बिल्कुल सीक्वेंस में आ रही। कैमरून कार से कहाँ गए, साउथ सूडान, साउथ सूडान से फिर कहाँ पहुँच गए, इथियोपिया और सोमालिया चले गए, ठीक है। ऊपर ईडी है, ऊपर ईडी ने छापा मार दिया। ईडी में क्या है, इरिट्रिया जिबूती, ठीक है, इरिट्रिया जिबूती। डी साइलेंट रहता है जिबूती में, जिबूती, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब 3 कंट्रीज़ देखते हैं जिनका थोड़ा सा अजीब सा ही कुछ नाम है। तो भाई एक हो गया युगांडा, एक क्या है, युगांडा। उसके बाद फिर हो गया रवांडा, रवांडा के बाद फिर क्या हो गया, बुरुंडी, ठीक है भाई। तो URB हो गया, ये 3 अजीब से नाम वाले, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। अब ये जो 3 कंट्रीज़ हैं इनके एक तरफ DRC है और इनके दूसरे तरफ 2 कंट्रीज़ हैं। एक तो केनिया हो गया, एक तो क्या है, केनिया हो गया, और दूसरा हो गया तंजानिया। ये है केनिया और ये है तंजानिया, ठीक है भाई। और DRC का मतलब तो आपको बता ही दिया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब DRC के साथ 3 कंट्रीज़ देखिए यहाँ पे कंसेंट्रिक तरीके से थोड़ा सा बनी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहला है इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी के बाद फिर है गैबन, फिर गैबन के बाद फिर है कॉन्गो रिपब्लिक, और कॉन्गो रिपब्लिक के बाद फिर क्या है, DRC, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे। तो नीचे अगर हम देखें तो अपने पास पहले 4 कंट्रीज़ देख लेते हैं जो एक सीक्वेंस में है। तो पहले अंगोला हो गया, अंगोला के बाद नामीबिया हो गया, नामीबिया के बाद साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका के बाद इधर ये मोज़ाम्बिक हो गया, और मोज़ाम्बिक के बाद फिर क्या हो गया, मलावी हो गया। ये एक सीक्वेंस में आ गए। और बीच में देखिए 3 कंट्रीज़ हैं। तो 3 कंट्रीज़ में ये वाला हो गया ज़ाम्बिया, और नीचे वाला हो गया जिम्बाब्वे। ऊपर वाला हो गया ज़ाम्बिया, नीचे वाला हो गया जिम्बाब्वे, और इधर है बोत्सवाना। इधर क्या है, बोत्सवाना, ठीक। तो ये हो गई, ये हमने साउथ और अफ्रीका का जो साउथ वाला पार्ट है उसको हमने देख लिया। अब इसका एक्चुअल डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसका एक्चुअल मैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला लग रहा है ना। फिर भी थोड़ा सा इसको जूम करके देखें। तो सबसे पहले ये रहा कैमरून, ठीक,
कैमरून के बाद कार पहुंची कहाँ, साउथ सूडान। साउथ सूडान के बाद इधर इथियोपिया है, इधर सोमालिया है, और ईडी यहाँ पे इरिट्रिया और जिबूती। अब नीचे का मामला देखें तो 3 जो कंट्रीज़ थी वो कौन सी हैं, तो देखिए एक है इसमें ये युगांडा, युगांडा के बाद येलो कलर से देखिए यहाँ पे छोटा सा है रवांडा, येलो कलर से, उसके नीचे है बुरुंडी। ठीक है, 3 कंट्रीज़ हो गई। अब 3 कंट्रीज़ के हम ये राइट हैंड साइड पे देखें तो इधर एक तो है केन्या और इधर है तंजानिया। ठीक, ये, और इसके लेफ्ट साइड में देखें तो देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, डीआरसी को बना दिया हमने। अब डीआरसी के बाद फिर यहाँ पे हमने बोला कि 3 कंट्रीज़ हैं, कंसेंट्रिक मैरम थोड़ा सा है, तो ये तो हो गया अपना क्या, कॉन्गो के बाद फिर क्या हो गया ये गैबन, और गैबन के बाद फिर क्या हो गया ये रेड कलर से इक्वेटोरियल गिनी। ठीक, इक्वेटोरियल गिनी। अब इसके बाद इक्वेटोरियल गिनी, फिर आगे बात करें यहाँ देखिए नीचे की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमने देखा अंगोला के बाद नमीबिया के बाद साउथ अफ्रीका के बाद इधर हो गया मोजाम्बिक। अच्छा, हमने ऊपर वाले जो मैप था यहाँ पे 2 कंट्रीज़ को नहीं बनाया, एक यहाँ पे है और एक पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है साउथ अफ्रीका में, थोड़ा अंदर, यहाँ नहीं, ऐसे, ये एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, तो ये जो कंट्रीज़ हैं इसमें एक का नाम है, कंट्री का स्टेटस मिला हुआ, छोटी सी जगह है, एक है लेसोथो, एक क्या है लेसोथो, और एक है स्वाजीलैंड, एक क्या है स्वाजीलैंड, ये रहा स्वाजीलैंड। ठीक है, स्वाजीलैंड। अब इसमें जो लेसोथो है ये थोड़ा सा स्पेशल है। कैसे स्पेशल हो गया, ये ऐसे स्पेशल हो गया कि ये एक ऐसा कंट्री है जो पूरी तरह से एक सिंगल कंट्री से लैंड लॉक्ड है। जैसे ये जो स्वाजीलैंड है, स्वाजीलैंड में तो क्या है कि इधर मोजाम्बिक भी आ रहा है और इस तरफ साउथ अफ्रीका, तो यानी 2 कंट्री से सराउंडेड है। लेकिन लेसोथो के साथ खास बात क्या है, ये सिंगल कंट्री से सराउंडेड है, इसलिए थोड़ा सा ये स्पेशल हो गया। अब अगर बात करें कि क्या लेसोथो के अलावा और भी कोई ऐसा प्लेस है जिसको कि कंट्री का स्टेटस मिला है और वो केवल सिंगल कंट्री से लैंड लॉक्ड है, हाँ, तो सबसे अब 3 हैं ऐसी जगह हैं दुनिया में, ऐसी जगह हैं 3 हैं। तो उसमें एक हमने अभी नाम देखा लेसोथो। ठीक, लेसोथो का अगर बॉर्डर लेंथ देखें तो 909 किलोमीटर है, और ये सिंगल कंट्री जिससे सराउंडेड है वो कौन सा है, साउथ अफ्रीका। इस तरह की दूसरी जगह कहाँ है, इटली में है। इटली में एक जगह है सैन मारिनो, और इसका जो बॉर्डर है ये केवल 39 किलोमीटर का है, और ये केवल किससे सराउंडेड है, इटली से सराउंडेड है। इसके बाद तीसरी जगह है वेटिकन सिटी का जो सरकमफ्रेंस है, यानी जो बॉर्डर का लेंथ है वो केवल 3.2 किलोमीटर है, और इसका एरिया कितना है 121 एकड़, मतलब अप्रॉक्स देखा जाए इनको कन्वर्ट करके इतना। ये भी कहाँ है, इटली से ही सराउंडेड है। तो ये 3 एरिया ऐसे हैं जिनको किसका स्टेटस मिला हुआ है, कंट्री का स्टेटस मिला हुआ है। तो इसमें से तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, लेसोथो हो गया। ठीक, अच्छा, ऊपर हमने अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक नाम लिया था हमने वेस्टर्न सहारा। अब ये जो वेस्टर्न सहारा है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऐसे हो गई कि यहाँ का जो 20% पार्ट है, इस एरिया का जो 20% पार्ट है वो किसके कंट्रोल में है, वो कंट्रोल में है सेल्फ प्रोक्लेम्ड सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसके कंट्रोल में है। ठीक है, कितना परसेंट पार्ट, 20%, और बाकी का जो बचा हुआ 80% पार्ट है, ये किसके कंट्रोल में है, तो ये मोरक्को के कंट्रोल में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है किसके बारे में, वेस्टर्न सहारा के बारे में। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है, क्या, एक वर्ड है मगरेब। मगरेब का मतलब होता है द वेस्ट यानी वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं हम। अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया,
मॉरिटानिया हो गया, मोरक्को हो गया, ट्यूनीसिया हो गया, है ना। तो इसमें ये जो पार्ट है इस इन कंट्रीज़ का जो एरिया है इन सभी कंट्रीज़ को मिला करके क्या बोला जाता है, मगरेब बोला जाता है। यानी कि ये वो कंट्री हैं जो अफ्रीका का वेस्ट पार्ट बनाती हैं। ठीक, चलिए अब हम एक नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है द ग्रेट रिफ्ट वैली। अब हम बात करने वाले हैं एक रिफ्ट वैली की बात करने वाले, बहुत लार्ज इसका मतलब इसका जो एरिया है बहुत वास्ट है, और वो है द ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है? देखिए रिफ्ट क्या चीज़ है ना। रिफ्ट वैली आपने समझ गए, रिफ्ट वैली क्या है। तो देखिए ऐसा है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। इसे देखिए आप, ये तो आप देख सकते हैं ये जो लेयर है ये क्रस्ट है ना। और क्रस्ट के नीचे आप देख सकते हैं इधर ये हो गया मैग्मा। ठीक, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है, तो यहाँ लिक्विड स्टेट में मामला मिलता है। तो होता क्या है कि ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है ये टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये जो टेक्टोनिक प्लेट है तो कुछ जगहों पे ये टेक्टोनिक प्लेट इस तरीके से डाइवर्जेंट इनका मूवमेंट चल रहा होता है, कुछ जगह पे कन्वर्जेंट चल रहा होता है। अभी हम डाइवर्जेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा ये फर्स्ट वाले डायग्राम में कि दो प्लेट हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हैं, और इनके ऐसा करने का रीज़न ये है कि नीचे से प्रेशर बन रहा है ऊपर के लिए। ठीक है, नीचे से प्रेशर बन रहा है ये इस तरीके से, तो ये इनकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब जब इनकी मूवमेंट होगी तो एक तरह से कहना चाहिए कि धरती तो फट गई यहाँ पे, है ना। क्रस्ट वाला जो एरिया है ये बिल्कुल क्या हो गया इस तरीके से। तो इससे होगा क्या, जब यहाँ पे एक ट्रेंच जैसी सिचुएशन बनेगी, थोड़ा गहराई जैसी जब यहाँ चीज़ बनेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, पानी आ जाएगा। या तो रेनफॉल से आ जाएगा, या अगर ये जो हम बता रहे हैं प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस ओशन के पास हो रही तो ओशन वाला वाटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो अपना अफ्रीका का रिफ्ट वैली बना है, ऐसा कहाँ है अफ्रीका में, तो ये अफ्रीका का मैप है, ये वाला देखिए, ये दोनों को साथ में ही देखते हैं। ये ऊपर वाले मैप में क्लियर है। यहाँ पे अगर बनाना चाहें, ऊपर जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम को अगर इसमें बनाना चाहें तो देखिए ये इस तरह से कुछ बनेगा। अब ये जो ब्लू वाला पार्ट मैंने बना दिया ना, ये वो पार्ट है जहाँ से अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्या है, यहाँ पे फॉल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, फॉल्ट बन रहा है। मतलब हो सकता है आज से 10,000 20,000 ईयर्स के बाद हो सकता है ये जो हिस्सा है अलग ही हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब ये देखिए ओशन के पास में ही है, तो इसके बीच में जो अभी ब्लू वाला पार्ट मैंने बनाया, ये ब्लू वाला पार्ट हो सकता है जितने में ब्लू वाला पार्ट है इतने में हो सकता है ओशन आ जाए और ये अलग ही हो जाए। जब ऐसा होगा, अभी तो ये स्टार्टिंग वाला फेज़ हो गया है, स्टार्टिंग में क्या बनता है, रिफ्ट वैली बनता है। तो ये जो वैली आप देख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये कंडीशन फिर कैसी बन जाएगी। ये आज के टाइम पे एग्जांपल अगर देखें तो कहाँ पे है, रेड सी। जो आज का हमारा रेड सी है वो जो अगली प्रोसेस होगी, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज आएगा उसको रिप्रेजेंट करता है रेड सी। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यू ओशियन बेसिन। भाई इस टाइम पे तो क्या है, इस टाइम पे तो ये जो वाटर यहाँ पे है बहुत काफ़ी कम है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, और बाकी इनमें जो एक्सपेंसन है ये चलता ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद ये एक्सपेंसन काफ़ी चलता जाएगा और नीचे वेजिटेशन भी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बीच बीच में आइलैंड्स भी ऐसे आ सकते हैं। और अब जो नीचे ये मैग्मा जैसे ऊपर गया है तो यहाँ पे क्या है, ये ठंडा हो जाएगा। अब जब कोई ओशन में जाएगा तो उसको क्या लगेगा, ये कोई भी माना कि गया डीप वाटर में,
डीप वाटर में तो देखिएगा ये क्या है भाई, माउंटेन जैसी चीज़, ये ऊपर क्या बन गई है। तो ऐसा जब वो देखेगा कि यार ये तो क्या, ये तो बहुत बड़े एरिया में, यानी कि इधर जाके देखेगा तो पूरा ये इसी तरह का माउंटेन फैला हुआ है, इधर भी आके देखेगा तो ऐसे ही फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये एक कहना चाहिए कि सी लेवल में, सी के बॉटम में ये एक बहुत अच्छा हाइट है, लेकिन स्टीप हाइट नहीं है ऐसे। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, मिड ओशियानिक रिज बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, मिड ओशियानिक रिज। तो इसका एग्जांपल हमें कहाँ मिलता है, जो अपना अटलांटिक ओशियन है, उसका बिल्कुल बीच वाला जो पार्ट है वो इसी का एग्जांपल है। जो अपना अटलांटिक ओशियन है उसका जो बिल्कुल बीच वाला पार्ट है वो इसी का, यानी कि अगर हम मैप में आपको दिखाना चाहें तो जैसे मान लीजिए, ये कलर चेंज कर लें, ये जैसे मान लीजिए ये अपना हो गया अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया, और अफ्रीका के बाद इधर ये हो गया। अब अगर यहाँ बनाए तो ये हमने नॉर्थ अमेरिका बना दिया और ये साउथ अमेरिका बना दिया। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है। और अटलांटिक ओशियन में यहाँ इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इस वाले पार्ट में इसी तरीके की रिज बनी हुई है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं मिड ओशियानिक रिज। ठीक, तो यानी कि क्या हुआ, ये प्लेट इधर और ये प्लेट इधर, इस तरीके के मूवमेंट से यहाँ पे ये प्लेट बनी। तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली जो है, ग्रेट रिफ्ट वैली आज के टाइम पे हम अगर इसका प्रोसेस समझने की कोशिश करें, हालांकि जियोलॉजिस्ट इस पे मतलब काफ़ी सारा इसके पीछे थ्योरी है कि किस तरीके से ग्रेट रिफ्ट वैली बना है, बट फिर भी अगर एक सिंपल तरीके से देखें तो इस तरीके से जैसा अभी हमने डिस्कस किया कह सकते हैं। तो सबसे पहले रिफ्ट वैली बनेगा, रिफ्ट वैली के बाद फिर न्यू ओशियन बेसिन बन जाएगा और उसके बाद मैच्योर ओशियन बन जाएगा। जैसे अब अटलांटिक ओशियन ये प्रॉपर ओशियन हो गया है ना, यानी कि इस तरफ समझ लीजिए यहाँ कहीं अफ्रीका है इस तरफ, और इस तरफ कहीं नॉर्थ और साउथ अमेरिका है ये। तो यहाँ अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, मैच्योर ओशियन बोल दिया जाएगा। ठीक, चलिए भाई अब हम ये देखते हैं, अब हमको ये देखना है कि अब क्योंकि यहाँ पे ट्रेंचेस बन गई हैं तो ऑब्वियसली धरती जहाँ जहाँ फटी है तो वहाँ तो पानी आ जाएगा ना। तो अब हमको देखना है कि साउथ अफ्रीका की जो मैक्सिमम लेक्स हैं, है ना, देखिए आप इस मैप में देख सकते हैं, एक तो लेक आप ये देख रहे हैं, एक लेक आप यहाँ ये देख रहे हैं, और भी ऐसे छोटी छोटी इधर उधर। ये जो ब्लू वाला पार्ट मैंने बना दिया, इस ब्लू वाले पार्ट के अंदर बहुत सारी लेक्स आती हैं। तो साउथ अफ्रीका की बहुत सारी लेक्स इसी फॉल्ट में आपको देखने को मिलेंगी। अब कौन कौन सी हैं उनका नाम हमें याद रखना है। देखिए सबसे पहले ये लेक विक्टोरिया है, इसके बारे में ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि लेक विक्टोरिया ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। भाई देखो ना रेड वाले पार्ट में कहाँ आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए कि ये है लेक विक्टोरिया जो कि अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, अच्छा अब कौन कौन हैं इसके हिस्सा उनको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, हम कलर ले लेते हैं क्या, चलिए येलो ले लेते हैं। तो हम ऊपर से स्टार्ट करें तो देखिए ये आप लेक देख रहे हैं, ये जिसको मैंने येलो कलर से बना दिया, ये कौन सी लेक है, तो इस लेक का नाम है लेक टर्काना। ठीक, इसको और क्या बोलते हैं, लेक रुडोल्फ भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम और क्या है, लेक रुडोल्फ। ये रहा लेक रुडोल्फ। ठीक है भाई, तो ये हम लेक को ऐसे ब्लू कलर से यहाँ बना देते हैं ये। ठीक, फिर इसके बाद अब इसी लाइन में आगे बढ़ें, तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये देखिए एक यहाँ पास ये वाली लेक आप देख सकते हैं ये, तो ये क्या है, लेक अल्बर्ट है। इसका नाम क्या है, लेक अल्बर्ट। ठीक,
लेक अल्बर्ट के बाद अगला जो लेक है ये देखिए, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये तो अल्बर्ट था, ये अल्बर्ट हो गया। और अब जो नेक्स्ट लेक आप देख रहे हैं ये क्या है, लेक एडवर्ड, लेक एडवर्ड। ठीक, उसके बाद फिर ये देखिए ये लेक है, इसका नाम क्या है, लेक किव्यू, लेक किव्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सिंपल तरीके से भी यहाँ बनाते चलें। हमने पहले बोला लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किव्यू। ठीक है भाई। अब ये देखिए काफ़ी लेंथ वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ है। ये देखिए इतनी, अपने आप में मतलब छोटा समंदर ही बन गया। इस लेक का नाम है लेक टेंगानाइका। ये यहाँ पे था लेक टेंगानाइका। ठीक है भाई, तो टेंगानाइका को इधर बना देते हैं, टेंगानाइका। ठीक है भाई। फिर इसके बाद है लेक रुकवा, लेक रुकवा, तो इसको भी बना देते हैं, ये रहा। फिर उसके बाद यहाँ अगर देखें तो ये है लेक मलावी। मलावी को और क्या बोलते हैं, न्यासा भी बोलते हैं। ठीक, मलावा, मलावी या न्यासा। तो ये भी काफ़ी देखिए लेंथ वाइज इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ये लेक मलावी, ये हो गया। अब इनके अलावा जो साइड में कुछ लेक्स हैं, तो एक यहाँ देख सकते हैं, एक ये लेक यहाँ पे बनी हुई है, ये कौन सी है, लेक मावेरू। और एक लेक क्योगा भी यहाँ पे है, देखिए ये वाली। तो हम उन लेक्स को यहाँ पे बना रहे थे। तो देखिए ये एक किसके लिए है, ये ए किसके लिए है, लेक अल्बर्ट के लिए। ई किसके लिए है, लेक एडवर्ड के लिए। के किसके लिए है, लेक किव्यू के लिए है। टी किसके लिए है, टेंगानाइका के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट टेंगानाइका के बाद है रुकवा, रुकवा के बाद है मलावी, मलावी के बाद फिर ऊपर हम चले जाते हैं तो लेक रुडोल्फ। ये है भाई मामला। इस तरीके से आपको ये वाई शेप में आप देखेंगे तो जो चीज़ बनी हुई है इसमें लेक्स का नाम आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो देखिए ये जो फॉल्ट बना है इससे 3 तरह की प्लेट बन रही हैं, इससे 3 तरह की प्लेट बन रही है। एक प्लेट का नाम है, एक प्लेट देखिए ये वाली है, इधर वाला जो हिस्सा है वेस्ट वाला, ये है न्यूबियन। यहाँ इसको बोलते हैं क्या है, न्यूबियन अफ्रीकन प्लेट। ये इथियोपिया के पास है। ठीक, अच्छा, एक दूसरी जो प्लेट बन रही है वो है ये वाली। ठीक, तो ये कौन सी हो गई भाई, इसका नाम क्या है, सोमालियन प्लेट। हम कह रहे हैं ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है, फॉल्ट है। तो फॉल्ट की वजह से क्या बनेगा, फॉल्ट की वजह से सेपरेट लैंड पार्ट बनेंगे। तो हमने एक लैंड पार्ट जो इधर साइड है, यानी कि ये इस तरफ के लिए टूटा और ये इस तरफ के लिए टूटा, तो इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, नूबियन प्लेट, अफ्रीकन, नूबियन या अफ्रीकन प्लेट बोलेंगे, और इधर वाले को सोमालियन बोल दिया। और ऊपर की तरफ देखिए तो ये है अरेबियन प्लेट। ये क्या हो गया, अरेबियन प्लेट। तो कहने का मतलब है ये, अब इस वाले अगर डायग्राम में देखें, यहाँ देखिए इसमें क्लियर हो रहा है, एक मिनट। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई एक प्लेट तो बन गई इधर वाली, ठीक है, एक प्लेट बन गई इधर वाली जितना पार्ट बचा, और एक इधर वाली है। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया नूबियन प्लेट, इसका नाम हो गया सोमालियन प्लेट, और इसका नाम हो गया अरेबियन प्लेट। तो इस तरीके से 3 प्लेट बन रही, और ये तीनों प्लेट जहाँ पे सेंटर पॉइंट जो इसका है वो देखिए, उस रीजन को क्या बोलते हैं, अफार रीजन। उसको क्या बोलते हैं, अफार रीजन। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये बात तो पहले ही हमने बता ही दी कि विक्टोरिया लेक जो यहाँ की अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है वो इसका पार्ट नहीं है। अफ्रीका विक्टोरिया लेक जो कि अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक, ये तो पहली बात हो गई।
अब ये जो रिफ्ट वैली है ये ईस्टर्न हाईलैंड में, यानी कि अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ की बात कर रहे हैं, ये ईस्टर्न हाईलैंड। तो ईस्टर्न हाईलैंड में इसके साउथ में क्या था, लेक मलावी था, अभी हमने देखा। ये लेक मलावी से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, रेड सी तक फैला हुआ है। अरेबियन प्लेट तक गया था ना, तो रेड सी, और कहाँ जाके टच करता है, डेड सी को जाके टच करता है, आगे जाकर के डेड सी है उसको टच करता है। फिर अब अगर इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ग्रेट रिफ्ट वैली जो है ये एक कंटिगुअस ज्योग्राफिकल ट्रेंच है ना। लगातार जो एक फॉल्ट बनेगा तो कैसा बनेगा, कंटिगुअस लगातार ही बनेगा। और अप्रॉक्सीमेटली अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 7000 किलोमीटर कवर करता है। और ये लेबनान अरेबियन प्लेट में कंट्री है, तो लेबनान के बेक्का वैली से लेकर के अफ्रीका के साउथ में मोजाम्बिक हमने देखा था, यहाँ तक फैला हुआ है। यानी कि इस डायग्राम में अगर बात करें तो इधर यहाँ लेबनान है और इधर मोजाम्बिक हो गया, तो इधर लेबनान और इधर यहाँ से लेकर के मोजाम्बिक तक इस पूरे पार्ट में फैला हुआ है। ठीक, अच्छा भाई, फिर इसके बाद बात करें तो हमने 3 प्लेट देखी ना, 3, एक तो क्या थी, न्यूबियन प्लेट थी, और एक सोमालियन प्लेट थी, और एक अरेबियन प्लेट थी। इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। ये बड़ी मतलब एक वंडरफुल प्लेस है वर्ल्ड का, जहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्टोनिक फोर्स की वजह से नई प्लेट्स बन रही हैं। ठीक है, न्यू प्लेट्स बाय स्प्लिटिंग अपार्ट ओल्ड वंस। तो एक बड़ी प्लेट थी जो कि अब टूट रही है, इससे क्या बन रही, नई प्लेट्स बन रही। तो एक सिंपल टर्म में अगर बोला जाए तो ये एक तरह से फ्रैक्चर हो रहा है, किसमें, अर्थ की सरफेस में। जैसे आपने मिट्टी देखा होगा कि जब सूख जाती है तो उसमें फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो ये कुछ वैसी बात हो गई कि अर्थ के सरफेस में एक तरह से फ्रैक्चर हो रहा है और ये चौड़ा होता जा रहा है, वाइडेंस ओवर टाइम। तो जियोलॉजिस्ट जो हैं, हालांकि जो अभी हमने बात बताई इस पे बहुत ज़्यादा ऐसे कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है ना, लेकिन फिर भी ये बात पता चल रही है कि भाई उन्होंने कुछ प्लेट्स का नाम बताया कि ये प्लेट्स जो हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो एक नूबियन प्लेट हमने देख ही लिया, हमने सोमालियन प्लेट भी देख लिया, अरेबियन प्लेट भी देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि ये तीनों कहाँ कनेक्ट हो रही हैं। तो इथियोपिया में अफार रीजन है, अफार रीजन में जहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रिपल जंक्शन जैसा बन रहा है कि ये हो गई अपना अरेबियन प्लेट के लिए, ये सोमालियन प्लेट के लिए, और ये वाला जो रीजन है ये सोमालियन, तो ये सोमालिया हो गया, और ये अफ्रीकन प्लेट हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, अरेबियन हो गया। ठीक, इसको नूबियन भी कह सकते हैं। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं अफार रीजन, इथियोपिया में है। लेक्स हमने सारी देख ही ली है ना, हमने देखा यहाँ रुडोल्फ देखा, अल्बर्ट देखा, एडवर्ड देखा, क्यूबियो देखा है ना, टंगानाइका देखा, न्यासा देख लिया, मलावी देख लिया, सारी लेक्स हमने देख ली इसमें। तो ये बात जो थी ये थी किसके लिए, ये थी ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए। अब हम थोड़ा जो लेक्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ 3 इस मैप में आप 3 इम्पॉर्टेंट जो लेक्स हैं उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसकी बात करते हैं, ये जो लेक है ये है लेक चैड। और लेक चैड जो है कहाँ कहाँ के लोगों को पानी पिला रही है, तो उसमें है एक नाइजर, एक कंट्री कौन सा है, नाइजर, दूसरा कंट्री कौन सा है, नाइजीरिया, फिर एक कंट्री इधर क्या है, इस कंट्री का नाम भी चैड ही है ना, चैड लेक भी है, चैड कंट्री, और इधर क्या है, कैमरून है। तो अब आपको ये लोकेशन बिल्कुल इसी हिसाब से याद होनी चाहिए कि भाई चैड लेक जो है, चैड लेक 2 तो कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जिसमें कि एक नाइजर हो गया और एक चैड हो गया, इनसे सराउंडेड है, और 2 ऐसी कंट्री जो कि कोस्टल एरिया है जिनके पास, तो एक उसमें नाइजीरिया हो गया और एक कैमरून हो गया। फिर आगे बात करें विक्टोरिया लेक की, तो देखिए विक्टोरिया है ये। अब विक्टोरिया लेक जो है 3 कंट्री से सराउंडेड है, 3 कंट्री से सराउंडेड है। कौन कौन सी, एक है युगांडा, एक है केनिया, और एक है तंजानिया, UKT। ठीक है, फिर बात करें टंगानाइका की, ये देखिए टंगानाइका है। तो आप टंगानाइका के देखिए
राइट हैंड साइड पे एक बड़ी कंट्री है, उसका नाम क्या है, तंजानिया। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो एक बड़ी कंट्री है जिसका नाम क्या है, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब इस कंट्री के नॉर्थ में देखेंगे तो क्या है, बुरुंडी ये, और इस कंट्री के साउथ में देखेंगे तो ये क्या है, जाम्बिया। तो इस तरीके से आपको इन कंट्रीज़ का नाम याद रखना है। तो वही यहाँ पे देख लेते हैं। टैंगानाइका की बात हो गई। टैंगानाइका सबसे बड़ी लेक कौन सी है इसमें, विक्टोरिया नंबर 1, विक्टोरिया नंबर 1। और जो टैंगानाइका है ये क्या है, नंबर 2 है ना। तो जो लेक पहले तो विक्टोरिया की बात हो गई कि UK केनिया और तंजानिया, UKT हो गया। इसके बाद टैंगानाइका की बात करें तो टैंगानाइका में 2 बड़ी कंट्री कौन सी हैं, 2 बड़ी कंट्री में एक तो तंजानिया हो गया, दूसरी कौन सी है, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर इसके नॉर्थ में कौन सी है, बुरुंडी है, और इसके साउथ में ज़ाम्बिया है। ठीक है भाई। अब चैड लेक की अगर बात करें, चैड लेक की अगर बात करें तो ये सराउंडेड है, नॉर्थ में नाइजर है और क्या है, चैड है। ये देखिए ये 2 कंट्रीज़ इधर, और इसके साउथ में कौन कौन सी हैं, एक नाइजीरिया है और एक कैमरून है। ठीक है भाई। चलिए अब 2 लेक हैं जो आर्टिफिशियल है, यानी कि हमने वहाँ पे डैम बना दिया। तो एक करीबा डैम है जिसको कि हमने बनाया किस रिवर पे, एक रिवर है जैम्बेजी, रिवर का नाम क्या है, जैम्बेजी। तो जैम्बेजी रिवर पे डैम बना दिया, करीबा डैम, और उससे जो लेक बनी आर्टिफिशियल लेक, उसका नाम क्या है, करीबा है। इसी तरह से जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर पे भी एक डैम बनाया जिस डैम का नाम क्या है, आसवान डैम, आसवान डैम। तो उससे जो आर्टिफिशियल लेक बना उसको क्या बोलते हैं, लेक नासिर, लेक नासिर। अब इसका थोड़ा सा मैप हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप रिवर्स का यहाँ पे मैप देखिए ये, ठीक है। अभी हम एक एक करके पहले सारी रिवर्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है सेनेगल, यहाँ पे क्या है, सेनेगल। फिर सेनेगल के बाद फिर इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ पे नाइजर, ठीक है भाई, नाइजर हो गया। नाइजर के बाद यहाँ पे देखिए वोल्टा, ठीक है भाई, वोल्टा। फिर इसके वोल्टा के बाद फिर यहाँ पे देखिए ये इक्वेटर, देखिए आप जा रहा है ना, इक्वेटर से ये कॉन्गो रिवर ये गई, एक बार इक्वेटर को कट किया, फिर दोबारा कट किया, सॉरी उल्टा बना दिया, ऐसे इस तरीके से जा रही। तो यहाँ से ओरिजिनेट हुई ये रिवर, कॉन्गो रिवर। तो इसने इक्वेटर को कितनी बार क्रॉस किया, 2 बार क्रॉस किया, ठीक है ना। तो ये रिवर कौन सी हो गई, कॉन्गो रिवर हो गई। तो देखिए इंपॉर्टेंट रिवर्स में एक तो क्या हुआ, सेनेगल, एक क्या हुआ, नाइजर, एक क्या हुआ, सेनेगल, और बल्कि पहले वोल्टा को बोलना चाहिए, है ना। तो याद करने के लिए आप कैसे करोगे, याद करने के लिए ऐसे लिखोगे, सेनेगल हो गया, सेनेगल के बाद वोल्टा हो गया, वोल्टा के बाद नाइजर हो गया, नाइजर के बाद कॉन्गो हो गया, ठीक है। कॉन्गो के बाद अभी हमको बिल्कुल इस सीक्वेंस में ऐसे जाना है। इसके बाद आप कहाँ पहुँचोगे, नीचे जाओगे तो ऑरेंज हो गया, ठीक, ऑरेंज हो गया। तो फिर से एक बार स्टार्टिंग से, सेनेगल हो गया, वोल्टा हो गया, उसके बाद नाइजर हो गया, नाइजर के बाद कॉन्गो हो गया, कॉन्गो के बाद नीचे जाएंगे तो ऑरेंज, ठीक। चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ऊपर की तरफ जब चलेंगे तो सबसे पहले इधर देखिए, यहाँ पे ये रहा लिम्पोपो, ऑरेंज के बाद यहाँ पे लिम्पोपो बना दिया। लिम्पोपो के बाद फिर देखिए यहाँ पे जैम्बेजी, जैम्बेजी रिवर देखिए, तो जैम्बेजी बना दिया भाई। जैम्बेजी के बाद फिर अगला कौन सा है, फिर है भाई नाइल रिवर है। ये देखिए नाइल रिवर कैसे, नाइल रिवर ऐसे कि ये 2 पहले ब्रांच में होती है, एक होती है ब्लू नाइल और एक होती है वाइट नाइल, ठीक है। दोनों यहाँ पे जाके मिल गई और ये फाइनली जो रिवर अब आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, नाइल रिवर बोलते हैं, ठीक। तो ये देखिए विक्टोरिया से ही ओरिजिनेट हो रही है जो नाइल रिवर है, वो कहाँ से, नाइल क्या है, ये भाई अफ्रीका का ये लॉन्गेस्ट रिवर हो गया, और लेक विक्टोरिया ये लार्जेस्ट लेक हो गया। तो दोनों ही एक लार्जेस्ट चीज़ें कनेक्टेड हैं। यहाँ पे देखिए लेक अल्बर्ट भी है। तो हमने सारी रिवर्स यहाँ पे देख ली, सारी रिवर्स हमने यहाँ पे देख ली। तो जैम्बेजी के बाद नेक्स्ट क्या है, नाइल रिवर ही है। तो इस सीक्वेंस में आप ऐसे करके इनको याद रखेंगे। अब देखिए जैम्बेजी जो रिवर है, जैम्बेजी रिवर जो है, ये इस डायग्राम को भी थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो
यहाँ देखिए ये रहा ब्लू नाइल, ये ब्लू नाइल हुआ। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? लेक टाना, टाना से निकली रिवर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्लू नाइल। और देखिए यहाँ पे एक डैम है, इसको याद रखना है, रेनेसेंस डैम। कौन सा डैम? रेनेसेंस डैम। ठीक, फिर ये आगे गई। अच्छा, इसी तरीके से देखिए वाइट नाइल भी ओरिजिनेट हो रही है। तो एक यहाँ पे विक्टोरिया से तो ओरिजिनेट हो ही रही है, और इधर एक लेक अल्बर्ट भी इधर है ना, और लेक क्योगा भी इधर है। और फिर इसके बाद और आगे ये रहा अपना वाइट नाइल। वाइट नाइल आगे बढ़ेगा, और ये देखिए किस जगह पे दोनों कंबाइन होते हैं। जैसे अपना यमुना गंगा कहाँ मिल रहे हैं? इलाहाबाद में। तो उसी तरह से ये ब्लू नाइल और वाइट नाइल कहाँ मिल रहे हैं? खार्तूम, खार्तूम। ठीक है, खार्तूम के बाद फिर आगे देखिए बढ़ेंगे तो ये रहा आसवान डैम, ये रहा आसवान डैम, और ये रही लेक नासिर, इसकी हम बात कर रहे थे। ठीक, तो भाई ये था अपना, ये डैम का हमने लोकेशन देखा। और ये देखिए लेक करीबा, करीबा डैम पे जो बनी है ये रही, ये रिवर, जिस रिवर पे बनी है वो रिवर किसके बीच में फ्लो कर रही है? ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में ये वाली रिवर कौन सी? ज़ाम्बेज़ी। ये देखिए ज़ाम्बेज़ी रिवर। तो अब हमने यहाँ पे इसका पूरा डिटेल्ड मैप यहाँ पे हमने देख लिया है, डिटेल्ड मैप हमने इसका देख लिया। तो बाकी के जो बातें हैं इसको हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में।